हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई नीट की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। नीट फिजिक्स को सरल बनाने के लिए मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो की सीरीज लेके आया हूं, जिसमें हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं ग्रेविटेशन के पार्ट नंबर 3 में, जो कि बात करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ये सारी बातें मैं करने वाला हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप फिजिक्स के वीडियोस का मजा ले पाएं, फिजिक्स आसान भाषा में समझ पाएं और लेक्चर देखने के बाद आपके न्यूमेरिकल निकलने लगें, तो झट से आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको मिलेगा टॉप क्वालिटी कंटेंट। मैंने इसके पहले के पार्ट्स और इसकी जो बाकी चैप्टर्स हैं पीछे के, वो सारे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पे दे दिए हैं। अगर आप सीक्वेंस में देखते चलते हैं तो आपको ट्रेमेंडस बेनिफिट होने वाला है इन केस ऑफ फिजिक्स। ऐसी फिजिक्स में आपसे बात कर रहा हूं जो आप देश के किसी कोने में हो, कोटा में हो, ऑनलाइन किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, आप देखेंगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वह काफी सरल लगेगा और काफी सब कुछ कवर्ड मिलेगा आपको। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, और जैसा मैंने आपसे बात बोला था कि पार्ट 3 यानी ग्रेविटेशनल फील्ड आज डिस्कशन में रहेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, field due to a uniform spherical shell, field due to uniform circular ring, gravitational potential, relationship between gravitational field and potential and gravitational potential energy। काफी कुछ मैटर है, काफी कुछ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे ऐसा चाहते हैं कि उनको इसका पीडीएफ मिल जाए, वो अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएंगे। यहां पर आपको नीट के ही पीडीएफ सारे मिलते चले जाएंगे और भी इंफॉर्मेशन में देता रहूंगा यहां। और कुछ बच्चे ऐसा होता है कि मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटा अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लिक करके डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में देखें। यहां पर आपको नीट में सिलेक्शन होने के लिए काफी इंटरेस्टिंग मटेरियल मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने में। चलिए आज की बात, जिस वजह से ये लेक्चर बन रहा है वीडियो, उसकी बात कर लेते हैं। तो शुरू होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कि जब भी कोई मास वाली बॉडी रहती है, अपने चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बनाती है जिससे वो दूसरी मास वाली बॉडी पर फोर्स लगा सके, एक फील्ड बनाता है, एक एनवायरमेंटल सराउंडिंग बन जाती है एनवायरमेंट में, उसकी स्पेस में, जहां पर वो एक मास वाली बॉडी दूसरी मास वाली बॉडी पर फोर्स लगा सकती है। ये जानने के लिए कि कहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड है कि नहीं, हम कैसे पता करते हैं? एक मास वाली बॉडी को लाते हैं और वो जो मास वाली बॉडी है उसका मास बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका मास ज्यादा हुआ बेटा तो क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमने कोई मास कैपिटल एम लिया और इसके पॉइंट पी पर हम देखना चाहते हैं कि भाई इसका फील्ड है कि नहीं, हमें नहीं पता, तो हम छोटा सा मास लेके आएंगे स्मॉल एम और यहां रखेंगे। अगर इस पे ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहां पर फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ये स्मॉल एम ज्यादा हुआ तो अपने फील्ड से इस वाली सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, इस पे भी फोर्स लगा देगा। हम ये चाहते हैं कि इतना छोटा हो कि उस मतलब इसकी जो फील्ड है एग्जिस्टिंग वो डिस्टर्ब ना हो, केवल हम ये जान सकें कि उस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं। अगर फोर्स लग रहा है तो यहां ग्रेविटेशनल फील्ड है और नहीं लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। अब दूसरी बात ये उठती है कि अगर फोर्स लग रहा है, हम ये जान चुके हैं कि यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो आखिर कितनी है? इसका बड़ी नेचुरल सा क्वेश्चन है, ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि अगर कोई चीज हो रही है तो कितनी हो रही है, उसके बारे में बात करी जाएगी। अच्छा, यहां पर अर्थ की बात की गई है, अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और वो किस तरफ का फील्ड होता है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये बात यहां है। अब बात करते हैं हम लोग कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इंटेंसिटी के लिए हम क्या कहते हैं? देखिए कीवर्ड है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास, और इसको हम इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को ई से या आई से शो करते हैं। अगर हम किसी मास की वजह से, देखिए मास यहां रखा है और इस मास की वजह से
हम किसी पॉइंट जो कि r डिस्टेंस दूर है, सपोज करिए यहां पर m एक छोटा सा मास लेके आते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अट्रैक्शन का, ग्रेविटेशन में तो अट्रैक्शन ही होता है, अपॉन स्मॉल m, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस मास या टेस्ट मास बाय यूनिट मास। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट मास, और यूनिट मास जो होना चाहिए काफी छोटा होना चाहिए। तो E इज इक्वल टू F बाई एम, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और I से भी शो करते हैं जैसा मैंने आपसे यहां पर बातचीत की। तो ये देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स दी मास वाली बॉडी जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा है। अगर अर्थ है तो अर्थ के केस में आप जानते हैं टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये लिखा है कि एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी whose gravitational field intensity is to be considered। यानी यहां पर बात की जाए m और इस पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात करें तो इसके सेंटर की तरफ इस तरीके से इसका डायरेक्शन होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दो छोटी छोटी बातें और समझ लेते हैं। देखिए मास के बारे में दो तरह के मासेस का जिक्र किया जाता है, एक है इनर्शियल मास और दूसरा होता है हमारा ग्रेविटेशनल मास। दोनों में फर्क क्या है? इनर्शियल मास होता है कि अगर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो और उस किसी बॉडी में एक्सेलेरेशन आएगा फोर्स लगाने के बाद, तो फोर्स अपॉन एक्सेलेरेशन इज नोन एज ए इनर्शियल मास। एक्सटर्नल फोर्स और उसमें मिला हुआ एक्सेलेरेशन का रेशियो वो कहलाता है हमारा क्या, इनर्शियल मास। दूसरी बात करें हम लोग ग्रेविटेशनल मास की, तो वो फोर्स किसी बॉडी पर लगने वाला वो फोर्स जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी 1 हो। समझ रहे हैं? तो यहां पर अगर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी F अपॉन E लिख रहे हैं, E को अगर हम 1 कर देंगे तो F और mg बराबर हो जाएगा। यही बात कहते हैं कि जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी 1 हो वहां पर जो फोर्स लगेगा वो उसके ग्रेविटेशनल मास के बराबर होगा। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये जो भी आप देखेंगे कि मास ग्रेविटेशनल मास F अपॉन GM अपॉन R स्क्वायर अगली स्लाइड में आपको मिल जाएगा। तो समझ पाए ना, इनर्शियल मास एक अलग चीज है, ग्रेविटेशनल मास एक अलग चीज है। इनर्शियल मास क्या है? फोर्स अपॉन एक्सेलेरेशन, खत्म। ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर 1 है उस समय जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है बॉडी, न्यूमेरिकली वो ग्रेविटेशनल मास के बराबर होता है। तो ये भी बात आपने यहां पे जान ली जो जाननी चाहिए। एकदम स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट के ही लिए और उसी के ताल्लुक से बात करेंगे। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज के लिए खास करके 3 बॉडीज का हम लोग जिक्र करेंगे इस लेक्चर में। एक सॉलिड स्फीयर, एक शेल और एक रिंग, है ना। तीनों की बात देखेंगे कि सॉलिड स्फीयर के बाहर अंदर सरफेस पे क्या होता है, शेल में बाहर अंदर सरफेस पे क्या होता है, रिंग की एक्सिस पर कहां क्या मामला है। तो बात शुरुआत करते हैं। अभी जो बात कर रहे हैं वह फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास, एक पॉइंट मास की वजह से हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड कितना बनेगा। तो ये देखिए पॉइंट मास यहां रखा है कैपिटल M, इससे r डिस्टेंस पर हम यहां ग्रेविटेशनल फील्ड जानना चाहते हैं। तो उसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, F हमें मालूम है कि टेस्ट मास अगर हम लाएंगे स्मॉल m जो कि काफी छोटा है, तो F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से लगने वाला फोर्स हो गया। और हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को बोला है E इजिकल टू F अपॉन m। अब इसी का इस्तेमाल कर लीजिए, इजिकल टू F अपॉन m। तो ये देखिए m से m कट जाएगा, gm अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपका फॉर्मूला बन गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी ड्यू टू पॉइंट चार्ज मास जो जिससे ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा है, और जीएम अपॉन आर, जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास है उस बॉडी का जिससे ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा, आर है उसकी सेंटर से डिस्टेंस। बात समझ गए होंगे। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका डायरेक्शन भी चाहिए भाई। तो डायरेक्शन किधर होता है? टुवर्ड्स मास जिससे ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा है। तो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन आप कह लीजिए, और यही डायरेक्शन हमारा किसका होगा?
ई का, क्योंकि यहां फॉर्मूले में देखिए ई लिखते हैं ऐसे हम लोग। तो जो डायरेक्शन फोर्स का है वही डायरेक्शन हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का है। तो वेक्टोरली इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ऐसे लिख देते हैं, ये वेक्टर ई लिख दिया, ये मैग्नीट्यूड है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर लिख के, और यहां पर बात ये स्मॉल एम नहीं होगा, यहां पर ये ई की बात की जा रही है, तो दिस इज ओनली जीएम। तो ये रहा जीएम अपॉन आर स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में, एम से पी, इसके अपोजिट। तो हम माइनस आर कैप लिख देते हैं। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर जो ओ से पी की तरफ है, और ग्रेविटेशनल फील्ड उसके अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन प्लेस करते हैं, माइनस आर कैप। और यहां से अगर आर कैप को, जैसे आप जानते हैं जो यूनिट वेक्टर होता है उसे आप वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट वेक्टर आता है। यूनिट वेक्टर को सिंपल भाषा में सोचें तो डायरेक्शन देने के काम आता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वन ही होता है। और ये देखिए इन जनरल अगर इसको आर कैप को आर अपॉन आर लिख दिया तो नीचे आर क्यूब हो गया और ये आर बन गया, बस। तो इस तरह से वेक्टोरली आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है और समझ में बात भी आती है। खैर एक कदम और आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग उस फॉर्मूले में, जो पीछे फॉर्मूला था हमारा, मैग्नीट्यूड ही लिख लेते हैं जीएम अपॉन आर स्क्वायर, इसमें आर की वैल्यू इंफिनिटी अगर पुट कर दो आप तो ई जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक अगर हमारे पास पॉइंट मास है उससे इंफिनिटी पे चले जाएं तो वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य मिलेगा। बहुत लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक फील्ड है, लॉन्ग रेंजेस फोर्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बहुत दूर इंफिनिटी पे जीरो मिलेगा, बाकी हर जगह इसके द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड प्राप्त होता रहेगा। तो ओनली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी। अब क्या है, इफ ए यूनिट मास is placed on the surface of earth, then the gravitational force acting on the rest mass m will be equal to the weight of the test mass। तो weight of the test mass के बराबर हो जाएगा अगर धरती पर कोई मास m रखा हुआ है। तो आप बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड काफी 12th क्लास में यूज होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है E वो क्या हो जाएगा, वेट F अपॉन एम लिखते थे ना, तो फोर्स कितना है mg के बराबर, तो वेट अपॉन मास mg अपॉन m, और यहां g आ गया, E बराबर यहां पर g हो गया, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्मॉल g के बराबर हो गया इन द केस ऑफ अर्थ, जैसा आप समझ पाए सरफेस पे होने की वजह से। यहां पर देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी ये फॉलो करता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड्स जो किसी पॉइंट पर लग रहे हैं ड्यू टू मैनी मासेस, उन सबको आप वेक्टोरली जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो हमें टोटल या नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की प्राप्ति हो जाएगी। अब चलिए कर लेते हैं एक सवाल, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। काफी कुछ जानकारी आज हमें मिलने वाली है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो 2 पॉइंट masses of mass 10 किलोग्राम एंड 1000 किलोग्राम आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट। यहां पर देखिए बना दीजिए 10 किलोग्राम वाला मास, और ये है बेटा 1000 किलोग्राम वाला मास। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर, ये डिस्टेंस दे रखा है बेटा 1 मीटर। एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम विल द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बी जीरो। तो किसी पॉइंट पर आप मान लीजिए इस 10 वाले से x दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 माइनस एक्स। अब हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला है वो जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इसके द्वारा यहां जो ग्रेविटेशनल फील्ड बन रही है उसका डायरेक्शन इधर होगा, और इसके द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसका डायरेक्शन इधर, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो इसको इक्वल होने चाहिए दोनों, डायरेक्शन तो समझ ही गए। तो जी लिखिए इंटू इसका मास 10 और बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। इसका लिखते हैं जी मास 1000, बीच का डिस्टेंस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी को हम सॉल्व करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। जी जी काट दीजिए, 0 से 0 उड़ा दीजिए,
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 100x²। अब दोनों जगह रूट ले लें आप, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 11x बराबर 1, तो x बराबर 1/11 मीटर। ये देखिए, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, लेकिन आता है, आना चाहिए। तो चलिए एक अगला इंटरेस्टिंग सवाल भी करेंगे। इसको तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। चलिए एक अगला बढ़ाते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। लिखा है, देखिए, फिगर शोज ए सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन। यहां पर देखिए, जो मासेस रखे हैं इस ओरिजिन से 1 मीटर दूर, 2 मीटर दूर, 3 मीटर दूर, और लाइन से सीरीज चलती जा रही है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस हैं। इन सब की वजह से ओ पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ये हमको निकालना है। टेक सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर ए है फर्स्ट टर्म और आर है लीस्ट कॉमन रेशियो। जीपी आप जानते होंगे, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में नहीं मालूम, तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो बनाया हुआ है इस सीरीज में ही, चैप्टर 0 या 1 करके उसका नाम दिया है। आप उसको पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। खैर, यहां पर देखते हैं, ये देखिए, इस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रहा है उसका डायरेक्शन किधर है, इधर। ये भी लगाएगा इधर, ये भी लगाएगा इधर। तो सारा का सारे ड्यू टू डिफरेंट मासेस जो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन है वो एक ही है। तो मैं यहां पर शुरुआत करता हूं कि अगर हमको ई नेट निकालना है तो हम सबको जोड़ देंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी जिक्र किया था, और इसको आप कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स, ऐसे जोड़ दिया। अब भाई E1 लिख लेते हैं। तो E1 का मतलब क्या है, GM अपॉन आर स्क्वायर 1 स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या है, आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ ये डायरेक्शन दे दिया। और इसी तरीके से जब आप दूसरे वाले का लिखेंगे तो GM अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 का स्क्वायर इनटू आई कैप। इसी तरीके से अगले का भी लिख लेते हैं, चलिए, उसका आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और इसी तरीके से इनफाइनाइट टर्म्स चले गए। अब बेटा यहां देखिए, यहां जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लीजिए। तो GM इंटू आई कैप, ये तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 1/1, ये 1 दिख रहा होगा आपको, प्लस 1/4, फिर 3 का स्क्वायर है तो 1/9, और 3 है ना, सॉरी 4 है बेटा, ये दिस इज 4, तो 4 का स्क्वायर विच इज 16। इस तरीके से ये सीरीज चल रही है इनफाइनाइट टर्म्स। अब ये देखिए जीपी है। जीपी कैसे है, देखिए 1 लिखा है, प्लस 1/4 लिखा है, प्लस 1/16, तो प्लस सो ऑन। तो जीपी क्या होती है, अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड कर दीजिए तो रेशियो सेम आता है, कॉमन रेशियो आता है। यानी इस 1/4 को 1 से डिवाइड किया, आगे वाले को पिछले वाले से, तो 1/4 आ गया। 1/16 को हमने डिवाइड किया 1/4 से, तो फिर 1/4 आ गया। तो ये इसी को अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से डिवाइड कर दें तो रेशियो विल बी सेम, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। और लीस्ट कॉमन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर ऊपर नीचे कोई फैक्टर है जिसको काटा जा सकता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, इसीलिए लीस्ट बोल दिया। तो 1/4 ऐसी सिचुएशंस हो तो ये बन जाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये जीपी बनी हुई है, और इनफाइनाइट तक की जब जीपी होती है तो उसका फॉर्मूला इन्होंने दे ही दिया है। तो कुछ नहीं करना, आप इसको लिखो जीएम, और ये तो बेटा रहा आई कैप। आगे देखते हैं जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अनुसार फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए है, दिस इज 1 माइनस आर। आर कितना यहां निकला, तो आर निकला 1/4, ये देख रहे हैं आप। तो आर को हमने डाला 1/4। मेरे ख्याल से बात से आप सहमत हैं। तो ये रहा जीएम आई कैप, और ये 1 में से 1/4, 3/4 बचेगा, 3/4, और यही लिख देता हूं 4/3। तो ये 4/3 GM आई कैप, ये आपका बेटा देखिए आंसर बन गया।
कोई भी परेशानी तोड़े होगी, मैं आपको एकदम हलवा करके बताऊंगा, बस मन लगा के सुनते जाइए, पूरी चीज समझिए। लेकिन अगर आधी अधूरी चीज देखेंगे या समझेंगे तो कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, आगे के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि सॉलिड स्फीयर की वजह से, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ये नोट कर चुके शायद आप। तो आइए अगला कदम बढ़ाते हैं हम लोग। फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि उसकी डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है ना, ऐसा नहीं कि बदलती हुई डेंसिटी। अगर जहां पे बदलती हुई होगी वहां दिक्कत हो जाएगी, वहां इंटीग्रेशन करना पड़ जाता है। आपके यहां बदलती हुई डेंसिटी के सवाल लगभग नहीं आते, है ना, चीजें सिंपल रहती हैं। तो उसी की बात करेंगे, क्योंकि नीट में ऐसी जो आता है वही बात कर रहे हैं। तो अब इस स्फीयर, ये पूरा ठोस स्फीयर है, स्फीयर का मतलब पूरा सॉलिड स्फीयर, तो ये भरा हुआ मामला है, ठीक। अब इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है, बाहर और सरफेस पे, तो इससे अगर कोई बाहर पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, एक्सटर्नल पॉइंट जो यहां हेडिंग में दिखे, बहुत ही ध्यान से मैंने लिखा है सब, तो ये जो सॉलिड स्फीयर है इसको ट्रीट करते हैं कि सारे का सारा इसका मास सेंटर पर आ गया है, तो सेंटर टू सेंटर मामला लगा दो। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा, ई आर जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर देखिए हमारा स्मॉल आर की वैल्यू उसके रेडियस से बराबर या बड़ी है। बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर आर बराबर आर हुआ तो हमारा ई कितना हो जाएगा, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस, बात पकड़ में आती है। अब अगला सवाल उठता है कि सर ये तो हम समझ गए कि बाहर है तो क्या होगा, सरफेस पे है क्या होगा, लेकिन अगर ये अंदर आ गया तो क्या होगा। बिल्कुल लीजिए, अगर ये इनसाइड है तो इनसाइड वाला आगे आएगा, ये सरफेस की बात है। दिस इज ई ऑन सरफेस, ये जो मैंने पीछे लिखा था। अब हम आ जाएं, जैसे इनसाइड की बात कर रहा है तो ये फॉर्मूला यहां मिलेगा, आप ऐसे समझ लें, आर डिस्टेंस इस पॉइंट पी पे बात कर रहे हैं, इसका रेडियस आर है, ठीक। तो यहां पर इस फॉर्मूले से काम होएगा, ई आर जीएम अपॉन आर क्यूब इंटू आर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। और यहां पर आप देख क्या पाए कि अगर आर किसके लिए वैलिड है, आर इज लेस देन आर, इक्वल टू भी डालेंगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो पीछे आया था। तो यहां पर ई हमारा देखिए आर के प्रोपोर्शनल है, और पीछे जो निकाला था हमने वो ई प्रोपोर्शनल था 1 अपॉन आर स्क्वायर के। यहां ये देखिए इसको, क्योंकि ग्राफ की बात अभी करेंगे तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हमारा आउटसाइड मामला है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल, और अगर इनसाइड वाला मामला है तो फॉर्मूला जीएम अपॉन आर क्यूब इंटू आर है, और ये आर के प्रोपोर्शनल है। इसी को कंसिडरेशन में लेते हुए ग्राफ बना लीजिए। ये देखिए ग्राफ बना हुआ है, यहां है सरफेस क्योंकि आर बराबर आर है, आउटसाइड है तो आर इज ग्रेटर देन आर है, इनसाइड है तो आर इज कैपिटल आर से छोटा है। तो इनसाइड में ये प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका मतलब लीनियर रिलेशनशिप है। जब भी लीनियर रिलेशनशिप होती है तो स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये साहब स्ट्रेट लाइन मिल गई। दूसरा, इसके बाहर आउटसाइड में E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये इस तरह से वेरी कर रहा है 1 अपॉन आर स्क्वायर के तरीके से। तो ये आपका दूसरा काम हो गया है। तो इसको इस तरीके से पकड़ लेना बेहतर है ये ग्राफ, और जो मैक्सिमम आपको ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेगा वो आपको मिलेगा आर बराबर आर पर, जो कि जीएम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है। तो यह है ई वर्सेस आर ग्राफ फॉर सॉलिड स्फीयर। तो इसको भी ध्यान रखें, कभी आपसे पूछ लिया जाए तो बड़ी तेजी से आंसर कर पाएंगे। इसका एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए और मजा भी आए, डेप्थ तक पकड़ पाए। तो लिखा है 2 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मास है 800 और 600, दोनों का रेडियस तो 10 है, मास दोनों का अलग है, आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट डिस्टेंस 0.2 मीटर फ्रॉम द 800 किलोग्राम एंड 0.15 मीटर 600 किलोग्राम स्फीयर से।
लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर लाई नहीं करता। मतलब जानते हो क्या है? ऐसे बनाओ एक गोला, इसको लिख दो ए, ये 800 किलोग्राम का है। दूसरा गोला यहां कहीं बनाते हैं, रेडियस सेम थी, दिस इज बी, ये 600 किलोग्राम का है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है 0.25 मीटर है, और जो पॉइंट इन्होंने बोला है वो 800 वाले से 0.2 मीटर दूर है और इस लाइन पर नहीं है, तो यहां कहीं ले लीजिए 0.20 मीटर, ये पॉइंट आया P। और B से भी इन्होंने डिस्टेंस बताई है, वो डिस्टेंस कितनी है बेटा? 0.15 मीटर। इस पर अब यहां से अगर आप ध्यान दें, मैं कलर को थोड़ा बदलना चाहता हूं, इससे ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में EA, और इससे बनेगी बेटा EB इस डायरेक्शन में, क्योंकि टुवर्ड्स दी मास होती है। अब इसको हमें EA, क्योंकि हम जानते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब लगाएंगे तो वेक्टोरली हम E नेट अगर निकालने जाते हैं एट पॉइंट P, तो मैं इसे EA प्लस EB बोलूंगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए यहां पर कि ये दोनों जो है ना, ये 90 डिग्री पर हैं। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? ऐसे पता कि देखिए ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहे हैं। यहां ये इंटरेस्टिंग चीज यहां देखनी होगी, वरना सवाल निकलेगा नहीं, क्योंकि एंगल ढूंढते रह जाएंगे आप। 0.15 का स्क्वायर, अगर आप ये देखिए 400, अगर 20 होता तो 400, 15 होता 225, 625, 25 का स्क्वायर आता है। तो ये आप देखिए, ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहे हैं। पाइथागोरस फॉलो करने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया बेटा? 90 डिग्री। इस वजह से आप कह पाए हैं कि इनका 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब अगर 90 डिग्री का एंगल है तो मैं EA EB लिखता हूं, फिर इनको पाइथागोरस के हिसाब से जोड़ लेंगे। तो मैं EA की अगर बात करूं तो आप जानते थे GM/R² फॉर्मूला था, G लिख दिया, मास है 800 किलोग्राम, और कितना डिस्टेंस है 0.2 मीटर, ये रहा। और इसको मैं लिख सकता हूं, यही लिखने की कोशिश कर रहा हूं, 2 × 10⁴ along PA इस डायरेक्शन में। दूसरी बात EB की करता हूं बेटा, तो EB के लिए G × 600 अपॉन 0.15 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। ये कहां मिल रहा है? along B। तो इसको लिख सकते हैं आप सॉल्व करने के बाद 8 1 2 3 4 अपॉन 3 G along PB, ये PB की डायरेक्शन में हो गया। और यहां मैंने चर्चा की ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो E नेट अगर मैग्नीट्यूड में निकालूं तो आप वेक्टोरली जब जोड़ेंगे तो इसे लिखेंगे EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर। इससे भी आप सहमत हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री पर सारी बातचीत है। तो इसको वैल्यू यहां पर रख दीजिए, 2 × 10⁴ G का होल स्क्वायर प्लस 840 अपॉन 3 G का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के लिए बेटा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी फाइनली G तो बाहर आ जाएगा, लेकिन वैल्यू मैं सीधे लिख रहा हूं नेट 6.67 × 2 × 5/3 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर किलोग्राम। तो E की वैल्यू, इसको और फर्दर सॉल्व करें तो ये E नेट था, EA नहीं है। तो E नेट बेटा कितना रहा? 2.22 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर केजी। तो ये देखिए इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आपको मौजूद मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यही बोला था, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल चुके, अदरवाइज हमें इसका डायरेक्शन भी निकालना पड़ता, जो अभी नहीं निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लें बेटा, एक अच्छा सवाल था और आ सकता है आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। खैर, इसको नोट किया होगा आपने। थोड़ा सा ऊपर करता हूं जिससे पूरी चीज आपको दिख जाए।
एक न्यूमेरिकल और बनाएंगे, करेंगे पूरा, भले वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाए, समझेंगे पूरी कहानी। तो यहां पर आते हैं बेटा और यहां देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज दिस वन। सरफेस पे इतना है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट सिचुएटेड इनसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस। तो देखिए ई सरफेस पे कितना बोला इसने, ई सरफेस पे होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। भाई ये बात ऐसी कर रहा था कि सरफेस पे अगर बात करें, रेडियस आर है, मास एम है, तो ई इतना हो गया यहां पर पॉइंट पी पर। फिर दूसरे केस में आपका ये आ गया अंदर और आर की वैल्यू आर बाई 2 के बराबर है। तो इस पॉइंट पी पर कितना होएगा, तो ई सरफेस की वैल्यू लिखिए जो बराबर है 1.5 इंटू 10 की पावर -4 के। अब बात करते हैं ई इनसाइड, और आर बराबर आर बाई 2 यहां दे रखा है। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला था जीएम अपॉन आर क्यूब इंटू आर। तो आर की जगह आर बाई 2 आ गया, पीछे भी पड़ा है फॉर्मूला। ये वैल्यू क्या हो गई, आर से आर काट दोगे, जीएम अपॉन 2 आर स्क्वायर। तो ये देखिए इसकी वैल्यू ये पूरी आ गई, अपॉन 2 कर दो, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 2, और ये वैल्यू हो जाएगी 7.5 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर किलोग्राम। क्या लिखना चाहिए भाई, किलोग्राम। ये आंसर आ गया, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अच्छा यहां पर शायद ये -4 की जगह -3 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, और एक इसके साथ ले लो तो 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर किलोग्राम। ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, देखिए, और बात पकड़ में भी आई। अब हम बात करते हैं अगली कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इसको नोट कर लें, वो यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल से कितना होता है। मैंने बताया था ना कि हम लोग जिक्र करेंगे सॉलिड स्फीयर का, शेल का और रिंग का। तो शेल की बात करते हैं। अब देखिए शेल का मतलब होता है फुटबॉल, खोखला है अंदर से, है ना। तो उसके आउटसाइड कितना है, ऑन द सरफेस कितना है, इनसाइड कितना है। तो आउटसाइड की जब बात करते हैं, देखिए ये इससे आउटसाइड पी, यहां आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो उस समय वही सबको शेल का सारा मास हम सेंटर पे मान लेते हैं, और ये वैल्यू बनती है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ये आर इज इक्वल टू आर के लिए नहीं सरफेस पे निकालना हो तो कैपिटल आर यहां रख देना। तो ये जीएम अपॉन आर स्क्वायर हो गया ऑन द सरफेस, और अदरवाइज ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इससे दिख रहा है, इससे ये नजर आ रहा है। आप समझ गए आउटसाइड का मामला। अब बात करते हैं इनसाइड। तो एट द इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट का मतलब है ये जो शेल है, इस शेल के आप अंदर आ गए पी, ये आर है जो कि कैपिटल आर से छोटा है। कैपिटल आर मतलब इसका रेडियस। उस समय द फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल इज 0। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। किसी भी शेल में ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द शेल विल बी 0। अब इसका ग्राफ बना लीजिए। ये देखिए आर बराबर आर था, ये स्मॉल आर लेस देन इनसाइड का मामला है। तो इनसाइड तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, तो कुछ नहीं मिला, और ये आर इज ग्रेटर देन आर का मामला है। इसके आगे ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्राफ किसका है, शेल का। तो ये बात भी हमारे जरूर समझ में आनी चाहिए, जिससे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। आइए इस पे न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा, और आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। यहां देखिए 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, 2 शेल्स की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये हैव मासेस m1 एंड m2 एंड रेडियाई r1 r2, और r2 बड़ा है, बना लेते हैं फोटो। ये देखिए एक r1 की बन गई, तो मैं इसको r1 कह देता हूं, और एक बड़ा वाला ले लेते हैं, दिस इज r2। इसका मास इन्होंने दिया था बेटा m1,
और इसका मास दिया था बाहर वाले का m2, और r2 इज ग्रेटर देन r1, तो परफेक्ट डायग्राम बना है, मतलब समझने के लिए, सुंदर तो नहीं है। व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय दिस सिस्टम? ये जो सिस्टम है, ये दोनों शेल हैं, ध्यान रखिएगा। ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m3 इफ इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, जो कि r1 से बड़ा है लेकिन r2 से छोटा है, यानी ये पार्टिकल यहां कहीं रखा है, ये देख रहे हैं आप, जो कि r1 से तो बड़ा है लेकिन r2 से छोटा है, तो इस m3 पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, इसकी बातचीत हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो बाहर वाला शेल है, इसके तो ये अंदर है, तो ये तो कुछ यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा ही नहीं, केवल ये जो अंदर वाला बंदा है, इसकी वजह से ही यहां ग्रेविटेशनल फील्ड बनने वाला है। बात समझ में आ रहे हैं? तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू R2 will be 0 for M3। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड द शेल है, इनसाइड द शेल, नंबर 2, ठीक, नंबर 2 वाली शेल, 2 का मतलब ये है, 1 का मतलब ये है, खत्म। ये जो बना रहा है वो कितना बनाएगा? ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस इन्होंने r कहा था शायद, दिस इज r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे लिख देते हैं, ड्यू टू फर्स्ट शेल एट r डिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? दिस इज E P इज इक्वल टू G, और ये m1 था शेल अपॉन r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस वाले शेल की वजह से, जो m1 है। m3 के लिए कितना है? और जब हमें फोर्स निकालना होता है तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, F बाई m लिखते आ रहे हैं। फोर्स का मतलब क्या हो गया? m3 इंटू FP, तो G, ये m3 लिख दो, इंटू G m1। आप देखोगे ना, मजा आपको बहुत आएगा आगे। ये आपका आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा अच्छा लिखना हो तो G m1 m3 अपॉन r स्क्वायर, ये आंसर है। आप देखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे ना, क्योंकि बहुत बार पढ़ा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस लगभग ऐसा ही कार्यक्रम वहां चलेगा। लगभग कुछ चीजें बदलेंगी, लेकिन काफी चीजें में सिमिलरिटी आपको महसूस होगी। तो एक आपको बहुत सरल लगने लगेगा, वो बहुत सरल। यहां समझ लीजिए, इसका फायदा आगे उठाते जाएंगे तो आप ये समझ गए कि इस न्यूमेरिकल के हिसाब से कितना फोर्स इस M3 पर लग रहा है, वो आप इससे निकाल सकते हैं। इसको नोट करिए, और अगली चर्चा हम लोग करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब यहां पर देखें आप कि फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, पहचान पा रहे हैं? ये सर्कुलर रिंग है, इसकी एक्सेस की बात कर रहे हैं। एक्सेस आप जानते ही सेंटर से पास हो रहा है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये रिंग है, तो ये आपका एक्सेस है। इस एक्सेस पर आप कितना ग्रेविटेशनल फील्ड रखेंगे या होगा, उसका फॉर्मूला ये है, उसको आप याद कर लें बेटा, यही काम आएगा। डेरिवेशन के लिए हम लोगों को काफी प्रोसेस करना पड़ेगा, जो यहां पर करने की आवश्यकता नहीं है फॉर नीट एग्जामिनेशंस। ठीक, तो ई आर का मतलब हो गया, आर क्या है? इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दू, जी एम आर। एम क्या है? दिस इज द रिंग का मास। आर आपको पता है कैपिटल आर इसकी रेडियस है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि अट्रैक्शन ही तो होता है ग्रेविटेशन में, तो टुवर्ड्स द सेंटर। ये बात आप सीख गए। और अगर आप इसके सेंटर पे पहुंच जावें, आर की वैल्यू, यहां स्मॉल आर की वैल्यू 0 रख दें, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, इट इज 0 एट द सेंटर ऑफ द रिंग। सेंटर ऑफ द रिंग पर आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? 0, क्योंकि जैसे ही आर आप 0 रखेंगे, ई आर 0 हो जाएगा।
तो इस बात को भी मैंने देखिए बड़ा कलर वलर चेंज किया है, जिससे आपका ध्यान आकर्षित कर सके कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी मेहनत से, तो आपका फायदा हो सके। तो सेंटर पर कितना इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, रिंग के सेंटर पर 0, और इसका जो मैक्सिमम होता है ग्रेविटेशनल फील्ड वो होता है R इजिकल टू R अपॉन √2 डिस्टेंस पर। भाई ग्रेविटेशनल फील्ड कहां मैक्सिमम होगा, इसकी एक्सिस पर, जहां इसका डिस्टेंस कैपिटल अपॉन अपॉन √2 के बराबर हो। और कितना होगा वो ये है, ई मैक्स की वैल्यू है 2gm अपॉन 3√3r²। तो इन वैल्यूज को भी दिमाग में रखें और इन्हीं चीजों को पकड़ के एक छोटा सा आपके सामने इसका ग्राफ पेश कर दिया जाता है। ये देखिए आप E वर्सेस R ग्राफ किसके लिए है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए, उसकी एक्सिस पर। तो ये आपने देखा कि सेंटर ये था ना जहां R बराबर 0 था, सेंटर पर 0 है, और मैक्सिमम किधर है, जब R बराबर कैपिटल R अपॉन √2 है, ये मैक्सिमम वैल्यू। और कितनी मैक्सिमम वैल्यू, इतनी मैक्सिमम वैल्यू पकड़ के रखिए, और फिर धीरे धीरे दूर जाते जाएंगे तो फिर ये डिप करते जाएगा और 0 के करीब आता जाएगा। ठीक, तो इस ग्राफ को भी आप पकड़ के रखें। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, बड़ा पिद्दी सा फॉर्मूला बेस्ड टाइप, बस बात खत्म हो जाएगी। तो मास ऑफ 20 किलोग्राम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए रिंग ऑफ रेडियस 2 मीटर, कैपिटल R 2 मीटर। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट ए डिस्टेंस 2√3 मीटर फ्रॉम द सेंटर। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ड्यू टू रिंग E क्या होता है, GM R अपॉन R² प्लस R² की पावर 3/2। यहां बेटा आगे चलते हैं और यहां देखिए वैल्यू रखते हैं। G की वैल्यू तो G ही रही। M की बात करें तो M इज 20 kg, मास ऑफ 20 kg इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 20 kg तो काफी ज्यादा लग रहा है, ये गलत है फिगर, इसको 20 कर ली, 2 kg कर लीजिए। तो ये रहा आपका 2 kg, 20 किलोग्राम की रिंग बहुत हैवी हो जाएगी। और R की बात कर लेते हैं, 2√3, तो इसको मैंने लिखा इंटू 2√3, और कैपिटल R कितना था, 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर करोगे विच इज 4, और R² मतलब 2√3 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 यानी 12, और वैल्यू कितनी आई 3/2। इसको कैसे आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं जो आपकी समझ में आए, 4√3 ऊपर, और यहां पर देखिए इसको कर दीजिए अंडर रूट 12 प्लस 4 यानी कि 16, और इसकी पावर कर दीजिए 3, तो आपको समझने में आसानी होगी। 4√3 G और 16 का रूट होता है 2, तो 2 का क्यूब आ गया, 4√3 अपॉन नीचे आ गया 4, 12 4 16 का स्क्वायर रूट 4 आया, ये 4 का क्यूब हो गया, ये नीचे 64 हो गया। 4 से काट देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3G अपॉन 16, और इसको G की वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, आपको मिलेगा 7.2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर किलोग्राम। ये देखिए आपका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जैसा ये बोल रहे थे। इसको आप नोट करें, अगला सवाल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात खत्म होती है, पोटेंशियल की तरफ हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जानते हैं क्या होता है, कि अगर यहां पर मान लीजिए कोई मास m रखा हुआ है और हम किसी यूनिट मास को, यूनिट मतलब एक मास को, इंफिनिटी से किसी पॉइंट P तक लेके आवे, दिस इज m विच इज इक्वल टू यूनिट मास, तो जितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा हमें, वो होता है वही वर्क डन आपका एनर्जी के फॉर्म में सेव होता है, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो हमें करना पड़े। समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या है कि जो m है, m की वजह से तो ये मास खुद ही आना चाहेगा अट्रैक्शन की वजह से, तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल हर जगह माइनस आ जाएगा। करना काम हमको था तो अपने आप होने लगा, या हम उल्टी बात सोच लें,
कि हम जो काम कर रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट, वो P से इंफिनिटी ले जाने में जितना वर्क डन होता है उतना ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका अपोजिट काम करेगा, यानी निगेटिव वैल्यू लगा दी। हम कहीं से A से B ले जा रहे हैं, 10 जूल का काम कर रहे हैं, तो B से A आने में -10 जूल का काम हो जाएगा, यही ना। तो खैर आप पोटेंशियल तो समझ पाए ना कि किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी वजह से बन रहा है, M की वजह से समझ लो बन रहा है। किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर यूनिट मास को इंफिनिटी से वहां लाने तक जितना वर्क डन हमको करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, वही हमारा उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। ठीक है, यही बात इसके अंदर लिखी गई है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास स्लोली, बिना एक्सेलेरेशन के, स्लोली फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पर हम अभी देखेंगे कि यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल शून्य लेते हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी शून्य लेते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा, हमने ऐसा माना है। तो टू ए गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जैसा मैंने आपको 2-3 तरह से समझाने की कोशिश की है। दिस वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल का मतलब हम, कोई आदमी कर रहा है, ऐसा समझ लें। इन ब्रिंगिंग द मास द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई V। बड़ी अच्छी बात है। अब यहां पर, क्योंकि यहां पर जब आप इसको लेके आएंगे तो पोटेंशियल कितना कह रहे हैं, V इज इक्वल टू W/m। W जो काम किया गया है वो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा काम है। तो मैं इसको ज्यादा रिफाइंड अगर लिखना चाहूं तो मैं यहां पर एक्सटर्नल ऐसे लिख दूंगा जिससे मैं कंफ्यूज ना हूं। और जब कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स में जो रिश्ता होता है एक्सटर्नल वाले से, वो आपका इस तरीके का होता है। भाई उसी का उल्टा है ना, हम यहां तक ले जाएं और ये कंजर्वेटिव फोर्स खुद ले आए, तो दोनों एक प्लस वर्क डन मिलेगा तो एक माइनस मिलेगा, कोई इसमें परेशानी नहीं है, बस हो गया। अब आगे चलेंगे और समझेंगे। और ये स्केलर हमारी, ये जो पोटेंशियल होता है ये स्केलर क्वांटिटी है। इससे बड़ा फायदा हमको मिलता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की चिंता नहीं करनी पड़ती, सीधे जोड़ दीजिए। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड था उसमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा भाई। तो इसकी डायमेंशन वगैरह है m⁻0 L² T-2, यूनिट वगैरह आप जैसा देख पा रहे हैं जूल के G-1 वगैरह वगैरह। बड़ी आसान सी बात है, कोई खास बात नहीं। अगली बात अगर देखेंगे, किसी पॉइंट मास की वजह से कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फिर सॉलिड स्फीयर, फिर शेल और फिर रिंग, जैसा हमारा पिछले में 1 2 3 4 चला था। तो यहां पर देखिए पोटेंशियल ड्यू टू ए मास पॉइंट, ड्यू टू ए पॉइंट मास, यहां पर कोई पॉइंट मास है m, उससे r दूरी पर हमें पोटेंशियल पता करना है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम उल्टा ले रहे हैं, इसको P से इंफिनिटी ले जाने में वर्क डन निकालेंगे। ये वर्क डन कैसा होगा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया काम। लेकिन हमको तो चाहिए होता है इंफिनिटी से P आने में ना, तो हम फिर उसका निगेटिव साइन लगा देंगे। बात पकड़ में आ रही है ना, कि यहां पर हम कौन सा वर्क डन पकड़ते हैं, इंफिनिटी टू R लाने में ये चाहिए। अगर हम R टू इंफिनिटी ले जा रहे हैं तो हमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ काम करना पड़ेगा। इसी बात को समझते हुए देखिए अगला जो फॉर्मूला है या निकालने का तरीका, वर्क डन इंटीग्रेट कर दिया R टू इंफिनिटी, यूनिट मास है इसलिए यहां पर FDR लिख रहे हैं और F की वैल्यू में GMM नहीं आया क्योंकि स्मॉल m की वैल्यू यहां 1 ले रखी थी। ये स्मॉल m था जिसकी वैल्यू 1 थी। और कहां से कहां ले जा रहे हैं, देखिए R टू इंफिनिटी, ये कौन काम कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन ले कहां से कहां जा रहा है, R से इंफिनिटी, हमको तो इंफिनिटी से R लाना है। अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा GM/R। अब यहां पर बात लिखी जाए कि कितना वर्क डन होगा, तो ये तो कहानी थी तब की जब R से इंफिनिटी गए थे, और हमारा जो कार्यक्रम होता है वो इंफिनिटी टू R तक का, उसका उल्टा। तो जाने में वर्क डन हुआ GM/R, तो लाने में होगा -GM/R, बस। तो इसी को लिख दिया V इज इक्वल टू -GM/R। ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट मास m की वजह से उसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर। इस बात को आप पकड़ लीजिए। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज नेगेटिव।
एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप जैसे जैसे किसी पॉइंट मास से एम से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता है, निगेटिव होता है ना। और इंफिनिटी पे चले जाएंगे तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल हमारा कितना हम लोगों ने पकड़ रखा है, 0। और यहां कहीं हमेशा माइनस में मिलेगा, जैसे माइनस जीएम अपॉन आर है। तो 0 तो माइनस से बड़ा होता है ना, तो हम इसलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे एम से आप दूर जाओगे हमारा पोटेंशियल इंक्रीज करता जाता, और इंफिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल शून्य के बराबर हो जाता है। वी इंफिनिटी पोटेंशियल एट इंफिनिटी विल बी 0। कैसे पता? रेफरेंस माना है, 0 कहीं मानना पड़ता है तो वहां पकड़ लिया हम लोगों ने। इसके बारे में भी कभी लेंथ में चर्चा की जा सकती है, लेकिन वो फिर करेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये आप पकड़ पाए हैं। कुछ नोट, व्हेन r इज इक्वल टू इंफिनिटी, यहां पर r की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तो v 0 आ जाएगा, देन v इज इक्वल टू 0। हेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज मैक्सिमम, इसीलिए मैक्सिमम कह रहे हैं, 0 को मैक्सिमम कह रहे हैं। इसका मतलब है कि बाकी क्वांटिटी निगेटिव में है, उससे छोटी। एट सरफेस ऑफ द अर्थ, इसी में देखें तो अगर सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करें यहां पर, तो स्मॉल r की वैल्यू धरती के re के बराबर हो जाएगा, और उस समय v इज इक्वल टू माइनस जीएम अपॉन आर हो जाएगा, धरती की सरफेस पर पाया जाने वाला पोटेंशियल। चलिए बढ़िया बात। अब सुपरपोजिशन की बात देखते हैं कि भाई अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए मैनी मासेस, सिस्टम ऑफ मोर देन 1 पॉइंट मासेस, यहां पर हमको पोटेंशियल निकालना था m1 m2 m3 m4 mm तक, बहुत सारे मासेस यहां पर उपलब्ध हैं। तो सब लोग जितना पोटेंशियल इसके लिए बनाएंगे उसको सिंपली जोड़ दीजिए, इसमें डायरेक्शन की चिंता नहीं करनी, स्केलर है, बस उठा के सबको जोड़ दिया। देखिए माइनस लगा दीजिए क्योंकि माइनस होता है पोटेंशियल, सब देखिए फॉर्मूला लिख के जोड़ दिया है। कितनी आसान बात, इसमें है ही कुछ नहीं, बस खेल खत्म। आगे चलते हैं। आगे पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, जैसे मैंने बात की थी हम लोग सॉलिड स्फीयर की चर्चा करेंगे, शेल की और रिंग की। तो सॉलिड स्फीयर में जब आप एक्सटर्नल पॉइंट पे रहते हैं, पॉइंट आउटसाइड मतलब आर की वैल्यू, यहां इक्वल टू भी हटा देता हूं, बाद में लिखूंगा नहीं, आप आर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, तो यहां पर देखिए फॉर्मूला वी आर चलता है इज इक्वल टू माइनस जीएम अपॉन आर, आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो या तो ये बाहर की बात है या सरफेस के लिए भी फॉर्मूला वैलिड है। और जब आर बराबर आर होगा तो वी की वैल्यू हो जाती है माइनस जीएम अपॉन आर, ये सरफेस की कहानी है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि वी किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है, यहां दिखाई पड़ रहा है ना। आगे चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इनसाइड आते हैं पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट, आप किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर आ गए हैं, ये आर स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा हो गया है, तो उस समय देखिए क्या होगा, पोटेंशियल वी आर इज इक्वल टू माइनस जीएम अपॉन आर क्यूब 1.5 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल आर स्क्वायर। जब हमारी आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी हो या बराबर की वैल्यू रखेंगे तो जो पीछे निकल रहा था वही निकल आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा फॉर्मूला डिफरेंट है। ऑन द सरफेस v इज इक्वल टू माइनस जीएम बाई आर, यहां से भी आएगा, ये भी देखिए माइनस जीएम बाई आर यहां से भी आएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। सेंटर पे बात करें तो सेंटर के लिए r बराबर 0 रख दोगे, भाई ये जो r डिस्टेंस है सेंटर पे आ गया तो r शून्य हो गया, यहां r 0 पुट कर दीजिए तो वैल्यू आ जाती है देखिए माइनस 1.5 जीएम अपॉन आर। सरफेस पे जितनी वैल्यू है उसका 1.5 गुना है। देखिए सरफेस पे वैल्यू थी जीएम बाई आर निगेटिव में, और ये 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया। इसका क्या मतलब है, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ पोटेंशियल इज 1.5 टाइम्स द पोटेंशियल एट सरफेस। सेंटर पर उसका जो पोटेंशियल, उसके सेंटर पर उसका जो पोटेंशियल सरफेस पे था उससे 1.5 गुना ज्यादा वैल्यू है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहे हैं। अब इसके लिए एक ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल सारा निगेटिव चल रहा है तो v यहां प्लस ले रहे हैं, v यहां निगेटिव, तो निगेटिव में ऐसा ग्राफ बना लिया। ये देखिए पैराबोला आ गया। पैराबोला का मतलब
जो वैल्यू ये दिख रही थी इनसाइड वाली, आर स्क्वायर टर्म जहां होता है वहां पैराबोला का हिसाब बनता है, और ये 1/r था तो हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसके लिए इस वाले से हिसाब है, और हाइपरबोला आर इज ग्रेटर देन आर के लिए हाइपरबोलिक ग्राफ है। तो इस ग्राफ का भी थोड़ा सा अंदाजा रखिए, कहीं भी गलती नहीं हो पाएगी। अब एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं जिससे आगे बढ़ने में हमें मजबूती मिलती रहे। एट ए पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज दिस वन and the acceleration due to gravity this one. Assuming the mean radius of the earth to be 6400 kilometer, calculate the height of the point above the earth surface. ठीक है साहब, ये कुछ ऐसा था कि धरती माता थी और इनसे h डिस्टेंस दूर पर किसी पॉइंट पर इन्होंने कुछ बातें बताई हैं। पोटेंशियल बताया है -5.12 इंटू 10 की पावर 7 जूल पर किलोग्राम, और ये इसका सेंटर है। अगर यहां कैपिटल आर हो जाएगा, ये डिस्टेंस आप टोटल आर ले सकते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला होता है v का -gm/r, इसके अनुसार ये वैल्यू दी है -5.12 इंटू 10 की पावर 7 जूल पर किलोग्राम। स्मॉल जी की बात करेंगे तो स्मॉल जी क्या हो जाएगा, gm/r स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे रखी है 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसका केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं कि माइनस साइन तो केवल वैल्यू के लिए है, रेशियो लेते हैं। तो ये gm/r, और इसकी बात करें तो gm/r स्क्वायर। तो इससे वैल्यू क्या आ गई, r। तो हमने, अगर हम r निकालने अब चले तो यहां r की वैल्यू v/g, v का मैग्नीट्यूड केवल ले ले 5.12 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन स्मॉल जी 6.4। तो r क्या रहा, 8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, यानी 8000 किलोमीटर। हाइट क्या रही, हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस वो कितनी रही, वो रही r माइनस कैपिटल आर। तो ये रहा 8000 माइनस 6400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। देखिए कोई उसमें परेशानी नहीं होती, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। और यहां पर माइनस इसलिए नहीं रखा क्योंकि आर हम निगेटिव आ जाएगा तो कोई सेंस नहीं बनेगा। भाई आर निगेटिव लेने का मतलब क्या है, यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर लो और आगे निकालते पाएंगे। तो इसको नोट करिए, अगली चर्चा करते हैं जो कि स्फेरिकल शेल के लिए क्या पोटेंशियल बनेगा, उसकी बातचीत आगे चालू होगी। नोट कर चुके होंगे आप। और ये देखिए शेल की बात कर लेते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल शेल, इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां मिलने वाले हैं। शेल का मतलब फुटबॉल तो पोटेंशियल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर बाहर है कोई पॉइंट तो शेल के लिए मामला क्या है, Vr इज इक्वल टू -gm/r। सरफेस पर, एट सरफेस V इज इक्वल टू -gm/, जब बाहर होता है तो सबको हम मानते हैं कि सेंटर पर इसका सेंट्रलाइज्ड है पूरा मास, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर अंदर आ जाए तो क्या होगा, पोटेंशियल एट एन इंटरनल पॉइंट। ये देखिए अंदर आ रहे हैं, ये तो सरफेस का लिखा है, द पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा जो सरफेस पे, वही यहां द पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल इज कांस्टेंट थ्रू आउट एनी पॉइंट इनसाइड द शेल एंड दिस इज इक्वल टू -gm/r। यानी जो सरफेस पे आपका पोटेंशियल मिला है, यहां पर जो कि मिला है v सरफेस -gm/r, वही आप किसी पॉइंट पर इनसाइड चले जाएंगे तो वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, और उसकी वैल्यू जो आपके सामने है -gm/r। तो ये भी लिखिएगा जिससे कंफ्यूजन ना हो, इस स्फेरिकल शेल में जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही इनसाइड दी शेल है। और ग्राफ बनाएंगे आप तो देखिए
कांस्टेंट है जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है माइनस जीएम बाई आर तक सरफेस तक, और सरफेस से बड़ी हो गई तो ये देखिए इस तरह से मूव कर गई, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप 1/r के प्रोपोर्शनल है, तो 1/r के ये बाहर प्रोपोर्शनल हो गई, ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ ये नेगेटिव इसलिए बनाया है कि v नेगेटिव रहेगा। इस तरीके से इसकी कहानी कर सकते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे थोड़ा और मजा आए। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल ले लिया और मास को हमने सेंटर पे प्लेस किया है। सेम मास का इसका शेल भी है, तो शेल का भी मास सेम है एंड रेडियस a, और इसकी जो रेडियस है बेटा वो a है। What will be the magnitude of gravitational potential at a point situated at a/2? यहां सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर p पॉइंट ले लो, कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा ये हमको निकालना है। तो इंटरेस्टिंग देखिए, बहुत सरल सवाल होते हैं। अगर आप वीपी निकालेंगे तो किसकी किसकी वजह से पोटेंशियल बनेगा, एक तो ये पोटेंशियल बनाएगा और दूसरा शेल बनाएगा। तो शेल की वजह से जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पी पर होता है। तो यहां लिख सकते हैं आप क्या, वी सरफेस वाला पोटेंशियल, सरफेस का मतलब स्फीयर की सरफेस है, प्लस वी पार्टिकल एम की वजह से जो पोटेंशियल है। बात समझ में आई ना, इस m की वजह से यहां पोटेंशियल, इस शेल की वजह से यहां पोटेंशियल। शेल पे जितना इसकी सरफेस पे होता वही पी पर होगा, इसीलिए ऐसा लिख दिया है। अब अगर आप v सरफेस की बात करें तो माइनस जीएम अपॉन आर यानी a हो जाएगा। पार्टिकल की बात करें तो जीएम अपॉन a/2 है, तो ये a/2 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3gm अपॉन a आ जाएगा। देखिए आंसर आ गया। ऐसे सवाल आएंगे, थोड़ा सा लॉजिक फंडा क्लियर है, खट से सवाल आपके हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं रिंग की, कि पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म रिंग एट एन एक्सिस पर। तो एक्सिस की बात करें यहां पर, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म रिंग एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा आप। ये देखिए ये फॉर्मूला है, वी आर इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। जब ये देखिए r बराबर 0 पर रहेंगे इसकी सेंटर पर यहां, तो उस समय पोटेंशियल कितना है, माइनस जीएम अपॉन आर, दैट इज द सेंटर ऑफ द रिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज माइनस जीएम बाई आर। तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 नहीं है। ध्यान रखिएगा, फील्ड और पोटेंशियल में आपको कंफ्यूजन होता है। फील्ड में यहां 0 आ रहा था, पोटेंशियल 0 नहीं है। इस बात को पकड़ के चलेंगे तो एक नोट्स बना लेंगे अपने, एक पन्ने के, 2 पन्ने के, जिससे हम कंफ्यूज ना हो, कहीं पोटेंशियल को फील्ड में और फील्ड को पोटेंशियल में ना घुसेड़ दें। ऐसा होने की बहुत तगड़ी प्रबल संभावनाएं रहती हैं। खैर, ये बात आप यहां समझ पाए होंगे। और इसका एक छोटा सा ग्राफ देख लेते हैं। इस तरह का देखिए ग्राफ आ जाएगा, माइनस जीएम बाई आर है और इस तरह से ग्राफ आपका बन जाएगा। माइनस जीएम बाई आर उसके सेंटर पर था, सेंटर का मतलब यहां आर बराबर 0 है। फिर जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे इस तरह का कर्व बनता चला जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा इस पे। तो मास ऑफ 1 किलोग्राम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर रिंग ऑफ 1 मीटर, रेडियस दे रखी है। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग प्लेस एट 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो हम जानते थे v का मतलब क्या था, जी माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो v ले लिया r बराबर 1 मीटर के लिए, तो माइनस लिखा, g लिखा और मास कितना था 1 किलोग्राम, रेडियस कितनी थी 1 मीटर। तो वैल्यू कितनी आ गई, g अपॉन रूट 2। अब g की वैल्यू रख दे 6.67 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन 1.414, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4.716 इंटू 10 की पावर -11
जूल पर किलोग्राम। ये आपका देखिए आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बड़ा ही फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कुछ दम नहीं है। अब हम लोग कुछ रिलेशनशिप देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, नोट कर लिया होगा। और जैसा मैंने बात की थी कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जब पढ़ेंगे 12th का चैप्टर पहला दूसरा, वहां भी ये चीजें जो हैं बिल्कुल लगभग इसी तरह चलेंगी। 95% एनालॉगस होगा, इसके अनुरूप होगा आप, ठीक। तो ये समझने पर वहां चीजें और आसान लगेंगी। थोड़ा सा वहां चीजें बदल जाती हैं क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से फोर्स रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों होता है, यहां केवल अट्रैक्शन अट्रैक्शन है। खैर, तो यहां देखिए रिलेशनशिप किसके बीच में है, ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल। फील्ड का मतलब ई वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल मतलब वी। तो ये रिलेशनशिप होती है डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। बीच में डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर वाला, दो वेक्टर के बीच में जब प्रोडक्ट होता है तो या तो क्रॉस होता है या डॉट होता है। ये डॉट है भाई साहब। अब यहां सारी वैल्यूज आप रखोगे तो आप क्या देखोगे, यहां से देख लीजिए, ई को लिख दिया है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई को लिख दिया है, ये डी आर भी वेक्टर है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जेड कैप प्लस ई जेड के कैप कंपोनेंट फॉर्म में। इसी तरह डी आर को यहां मेंशन कर लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप जानते हैं आई के साथ वाला ही रह जाता है, तो ई एक्स इंटू डी एक्स रह गया यहां, और ये माइनस साइन पहले से था तो माइनस टपक पड़ा, ई वाई का डी वाई के साथ, ई जेड का डी जेड के साथ, ये डीवी की वैल्यू है, देख पा रहे होंगे आप। और इसी तरह आप जो ई एक्स लिखा है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, यहीं से निकाल लिया, कंपेयर आप करेंगे तो ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी, ई वाई की वैल्यू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई और ई जेड की वैल्यू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। और ये जो वैल्यू लिखी है ये ई एक्स की जगह ये लिख दो, ई वाई की जगह ये और ई जेड की जगह ये। देखिए आपको कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको कहीं पर मान लीजिए पोटेंशियल दिया है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये डेल का साइन है, कुछ नहीं, बहुत सरल पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन करते हो पार्शियल है ना, तो आंशिक कुछ का करो कुछ का ना करो। तो डेल एक्स लिखने का मतलब है कि एक्स को वेरिएबल मान लो और उसके अलावा जो भी वहां पर वेरिएबल्स हैं सबको कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट कर दो। इसी तरह इसके खेल में जब डेल वी माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई करोगे तो वाई हमारा वेरिएबल है, इसके अलावा जो भी वेरिएबल्स हैं सब कांस्टेंट मान लो। इसी तरह इसके लिए भी मैं करके भी दिखाऊंगा एग्जांपल लिख करके, जिससे बात पकड़ में आ जाए आपकी। तो इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो आगे लिखा भी है। तो वेयर डेल अपॉन डेल एक्स रिप्रेजेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन with respect to x, treating y and z as constants, similarly for others। ठीक है, नोट इफ फील्ड। अब यहां पर ये क्या, ये जो हमने निकाला आप देख पा रहे थे, जो ई एक्स की वैल्यू थी ना वो थी माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसी तरीके से ई वाई थी, इसी तरीके से ई जेड थी। तो ये फॉर्म, ये चीज कब हमारे लिए जरूरत बन, जब हमारे लिए कब नीड होती है हमको, कब फायदा मिलता है इसका, जब हमारे पास पोटेंशियल दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। तो इस तरह से डेल वी डेल वाई निकाल लेते हैं और फिर ई लिखते वक्त हम ई एक्स आई कैप बेटा जी और ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप लिख देते हैं। तो देखिए वी से हमने ई निकाल लिया, ये काम कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए उल्टा हो कि ई दिया हो वी निकालना हो, अभी तो क्या था, वी दिया है ई निकालना है, ये क्या किया था, वी से ई निकाला। अब मान लो ई दिया है और कह रहा है वी कितना होगा बताओ, तो इसके लिए ये फॉर्मूला पलटा पलटी, वी आर टू माइनस वी आर वन इज इक्वल टू माइनस आर वन से आर टू ई डॉट डी आर। और इस पे छोटे छोटे मैंने एग्जांपल्स लिए जो मैं करके दिखाऊंगा, जिससे आपको फील आ जाए। जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। आगे देख लेते हैं इसको ना। देखिए लिखा इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज v इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, यानी पोटेंशियल दिया है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट 2,1। v दिया है, e पूछ रहा है, तो हमारे लिए कहानी हो गई ई एक्स ई वाई ई जेड निकालना। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि मैं ई एक्स निकालना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल लिखा, वी का मतलब था एक्स वाई स्क्वायर। देखिए बहुत सरल होता है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है।
अब x को वेरिएबल मानो, y स्क्वायर को कांस्टेंट मानो, तो ये तो भाई x है, x का डिफरेंशिएशन x के 1 होता है, तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि y स्क्वायर क्या था, कांस्टेंट, उसमें तो कुछ होना नहीं। इसी तरीके से ey पकड़ लो बेटा जी, अब हम y को वेरिएबल मानेंगे और बाकी को कांस्टेंट मानेंगे, कुछ है थोड़ी, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी 2y, तो माइनस 2yx आ गया, x कांस्टेंट था, x को बाहर निकाल लो। आप समझते हैं ना, कहीं पर मान लीजिए ऐसे करना हो तो आप तो खिलाड़ी आदमी हैं, इस x को बाहर कर लो क्योंकि कांस्टेंट है। और ये देखिए, ये पहचान पा रहे होंगे आसानी से, ये इसलिए कि आप कंफर्टेबल हो जाएं, इस तरह कर दिया। देखिए कोई इसमें समझ, बहुत आसान, वेरी सिंपल। अब यहां पर ई जेड की बात करते हैं, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। अब यहां माइनस लिखा, डेल अपॉन डेल जेड, और महाशय एक्स और वाई को तो हमको कांस्टेंट लेना है, तो इसकी जेड के क्या हालात है, जेड का कुछ नहीं मिला है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नील बटे सन्नाटा। खेल खत्म। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही, अगर मैं लिखूं तो एक्स कंपोनेंट ऐसे लिखते हो ना, मैं लिख दूं, भले 2 मिनट और लग जाए, समझ में आए मजेदार अंदाज में, है ना। क्या लिख गया, के तो लिखो, इस तरह से लिखते हो, ई एक्स की वैल्यू ऊपर से डालो माइनस वाई स्क्वायर आई कैप, ई वाई की वैल्यू इधर से डालो माइनस 2yx इंटू जे कैप, और ई जेड हमारा शून्य आ गया था इंटू के कैप, तो हमारा ई कितना निकला मेरे बच्चे, यहां पर देखिए निकला माइनस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2yx जे कैप, वो तो शून्य आ गया था। अब इन्होंने पॉइंट बताए 2,1, तो यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख दो 2,1, तो x की जगह 2 डालना, y की जगह 1, y की जगह 1 डालना है, x की जगह 2 डालना है, और देखिए वैल्यू कितनी बन गई, माइनस आई और माइनस 4j, ये आपके वेक्टर फॉर्म में आ गया है। अगर कहीं मैग्नीट्यूड पूछ ले, वैसे तो ये पूरा कंप्लीट है, लेकिन मान लो ऑप्शन मिले उसमें केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो आप पिछले कई दशकों से जानते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस केस में, तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 16 प्लस 1 17 यूनिट, ये देखिए इसका आंसर आ गया। कोई इसमें समस्या नहीं है, तो इसलिए आपको इसको ठंडे दिमाग से देखिए और सीख लीजिए। ये इसलिए भी सीखना जरूरी है कि जब आप 12th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां भी यही सब ड्रामा चलेगा, बहुत आसान ड्रामा है, तो नोट करें इसको। फिर हम लोग एक सवाल करेंगे, यहां पोटेंशियल दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया, अगले सवाल में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उससे पोटेंशियल निकालेंगे। ये थोड़ा ऊपर कर देता हूं जैसे पूरी बात आप तक पहुंच जाए, मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए। चलिए अगली कहानी की तरफ चलते हैं, और यहां आ गए हम लोग, जब ये बोला इफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन, देखिए ई दिया है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल रहा है निकालो, इस 0 एट 0 पर इतना है, फाइंड द पोटेंशियल एट 2,1। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है उसको लिख लेता हूं, इसको सीधे भी कर सकते हैं आप। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, VR2 माइनस VR1 इज इक्वल टू माइनस R1 R2 E डॉट dr, ये हमने देखा था। E डॉट dr में आप E को कैसे लिखते हैं, लिखते थे कह लीजिए इन जनरल फॉर्म, मैं थोड़ा बताने के मूड में हूं, मन कर रहा है, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा तो फंडा बहुत क्लियर हो जाएगा। EZ के, वरना मैं शॉर्ट तरीके से भी कर सकता था, करने की इच्छा नहीं है उस तरीके से। इसको आप क्या लिखेंगे, dx इंटू आई कैप, dy इंटू जे कैप, और dz इंटू के कैप, क्योंकि ये कई जगह इस्तेमाल हुआ, मैंने बताया भी है। तो यहां पर थोड़ी जगह बना लेते हैं, माइनस R1 R2, ई वेक्टर को उधर से टिप दीजिए, कॉपी पेस्ट। ये कोई देखिए बहुत सरल है, मतलब फिजिक्स में थोड़ा सा प्यार इसको दे दीजिए आप और मेरे साथ लग जाइए, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि सरल आपको करके ही छोड़ूंगा, आपका कॉन्फिडेंस बन के ही रहेगा। dy जे कैप प्लस dz
के कैप। देखिए ऐसे लिख लिया ना, इसकी कहानी अलग। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको मालूम है आई डॉट आई ही वैलिड होता, बाकी शून्य हो जाता है। तो ये मामला क्या बना, R1 R2, और यहां वैल्यू क्या आ गई, आई डॉट आई के चक्कर में EX DX, फिर आ जाएगा EY DY, फिर आ जाएगा EZ DZ। देखिए ना, ये मामला आ गया। अब इसी को आप इंटीग्रेट करके कर दीजिए। इसको कई लोग अलग अलग इंटीग्रेट करके लिख देते हैं, तो मैं यहां पर चालू हो रहा हूं। तो माइनस लिखा R1 R2, R1 की वैल्यू शून्य है, 0 0 ओरिजिन, और R2 की वैल्यू 0 से 2 जा रही है। ये एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में है, तो थोड़ा समझिएगा, मैं एक्स के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं। अभी एक्स वाला पॉइंट 0 से कहां तक गया, 2 तक गया। वाई में आ गए माइनस वाला, और वाई कहां, 0 से लेके 1 तक गया। पकड़ पा रहे हो ना। और ई जेड का तो इसमें कुछ था ही नहीं, तो ई जेड विल बी 0, ये लिखा था ना। यहां से आप देख पाए कि ई जेड यहां पर 0 है, और ई एक्स वगैरह समझ पाए थे, जगह कम रह गई। ई एक्स की वैल्यू -x है, और ई वाई की वैल्यू -2y² है। मेरे ख्याल से आप इस बातों को ठंडे दिमाग से देख पा रहे होंगे। और -R1 R2 और EZ की जगह 0 था, तो मामला खत्म। मैं यहीं पर यूज करना चाहता हूं ना, दिखेगा नहीं ऊपर। 0 to 2, EX की वैल्यू पकड़ लेते हैं -x, तो इसको लिख दीजिए -x dx, कोई समस्या नहीं। -0 to 1, EY यहां से मिला -2y², तो -2y² dy। अब वो तीसरा लिखने की जरूरत नहीं, शून्य हो चुका है वो। थोड़ा ऊपर बढ़ा लेना बेहतर होगा, कलर भी चेंज कर लेना बेहतर होगा। तो देखिए यहां पर अब ये इसका x का डिफरेंशिएशन लिख लो, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x²/2, और यहां लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 2 तक की। अगले में चलिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 ये रहा, इंटू y²/2 आ जाएगा, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 1 तक। ये देखिए 2 तो कांस्टेंट होता है, इसको काट सकते हैं आप ऐसे। अब वैल्यू रख दीजिए, 1/2 बाहर कर लो, x स्क्वायर में रखोगे तो 2 2 जा 4, -0। इधर आ जाओ, y² की जगह 1 रखोगे तो 1 -0। ये वैल्यू कितनी आ गई, 4/2, यानी 4/2 + 1, विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ये आपका आंसर है। तो V21 कितना रहा, V21 पोटेंशियल, तो वैल्यू हो गई 3 + V00, 3 + V00। इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, तो ये 3, और इस पे पोटेंशियल 0 था, दैट इज 3 इज योर आंसर। इस तरह से मैंने इसलिए बताया कि जैसा मैंने वादा किया है कि टॉप क्वालिटी कंटेंट पूरी चीज कवर करके दूंगा, और ज्यादा पार्ट भी नहीं बनाऊंगा। कम समय में इतना आप पढ़ लेंगे जितना आप देश के किसी कोने में ऑनलाइन ऑफलाइन आपको नहीं मिल रहा होगा। स्पेशली डिजाइंड वीडियो फॉर नीट। बात अभी खत्म नहीं हुई है, आप इसको नोट करिए, और चर्चाएं चालू हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात अब हम लोग करने वाले हैं, इसको आप नोट कर पाए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ये देखिए। अब अगली बातचीत हम लोग करते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये देखिए, जो पोटेंशियल था ना, बस वही काम। जैसे मान लीजिए हमें 3 मासेस, एक पहला मास हम लेके आए इंफिनिटी से, मास नंबर 1, फिर हम दूसरा लेके आए M2 पे, यहां सजा दिया, तीसरे को यहां अरेंज कर दिया। इन तीनों मासेस को लाने में जितना हमने वर्क डन किया एक्सटर्नल एजेंट ने, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाती है। इस अरेंजमेंट को बनाने में जितना वर्क डन लगा है, वही इस सिस्टम की एनर्जी है, मतलब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसको तीनों को अरेंज करने में लगा ना कुछ मेहनत, आपका कुछ वर्क डन, वही है बस। और यही काम हमारा 12th के पहले चैप्टर में चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे यहां कई बातें लिखी हैं
कि du, देखिए ये F कंजर्वेटिव का मतलब हमें तो जो एक्सटर्नल एजेंट काम करता है उसकी बात देखते हैं। तो यहां पर अगर आप लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हमें काम करना नहीं पड़ रहा, अपने आप मिल रहा है। तो लाने में ही, ये लाने में कौन कार्यक्रम हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स, जो कि निगेटिव आ रहा है। आप जानते हैं एक्सटर्नल फोर्स में और जो कंजर्वेटिव फोर्स है, दोनों का मामला एक दूसरे से अपोजिट होता है। अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव माइनस करके आ जाए। कंजर्वेटिव का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मिलेगा। तो यहां पर एफ डी यू की वैल्यू क्या हो गई? माइनस एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर। क्योंकि इंफिनिटी से यहां तक लाएंगे तो कौन काम करके देगा? ये तो कंजर्वेटिव फोर्स ही काम कर रहा है, इसलिए माइनस साइन यहां पर लगा हुआ है। अब यहां पे देखिए इंटीग्रेट कर दीजिए इनिशियल से फाइनल, और यहां पर देखिए यू एफ माइनस यू आई, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये हो गया माइनस आर आई टू आर एफ, एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर। मामला जो मैंने बताया है वही। डेफिनेशन में एक्सटर्नल होता है, लेकिन एक्सटर्नल जब हम लाएंगे इसको खींच के यहां पर, तो वर्कडन हमें करना ही नहीं पड़ेगा, कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्कडन कर देगा। हम जब वापस ले जाएंगे तो जोर लगाना पड़ेगा। खैर, अब आगे की बात करते हैं। तो अब यहां पर देखिए हमारा क्या था? यू एफ पीछे वाला, यहां पर यू एफ माइनस यू आई। तो ये यू आई जो लिखा हुआ है, इस यू आई को आप क्या कह देंगे? आर आर आई विल बी इंफिनिटी, और यहां पर आपको u इंफिनिटी जो होता है वो शून्य होता है। इसको देखते हुए तो i को आपने क्या लिख दिया? i टेंडिंग टू इंफिनिटी। इनिशियल पॉइंट कहां है? इंफिनिटी पर। जब इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी पर है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले रहे हैं? शून्य। ये हमारे, इसको पकड़ के रखिएगा, इसको जाने बिना सारी, क्योंकि जब रेफरेंस पॉइंट ही नहीं मालूम हमको, तो फिर तो जो हम कर रहे हैं लापता है। हमको अगर पता ही नहीं है कि हमारा घर कहाँ है, तो उससे दूरी किसी सिटी की हम कैसे बताएंगे? जब यही नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है, तो हम घर से दूरी कैसे बताएंगे? पता तो हो घर कहाँ है, तो रेफरेंस पॉइंट इज योर घर। मतलब ज्यादा बातों को ज्यादा खींचूंगा नहीं, लेकिन आप बात पकड़ पाए होंगे। तो यू आई हमारा यहां से शून्य हो जाएगा। तो यू एफ कितना बना? यू माइनस इंफिनिटी से आर, जो मैंने बताया था इंफिनिटी से लाके सजा रहे हो, अरेंज कर रहे हो, इंफिनिटी टू आर एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर। और यही इसकी वैल्यू लिखोगे तो माइनस की जगह एफ कंजर्वेटिव यानी प्लस कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा उल्टी दिशा लाने में। सॉरी, ये तो कंजर्वेटिव ही है, बिल्कुल ठीक है, ये माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल नहीं है। तो ये बात यहां समझ में आती है। हेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी और सिस्टम इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन। ये निगेटिव ऑफ वर्क डन, जो कंजर्वेटिव काम कर रहा है उसका निगेटिव, क्योंकि हमें एफ, हमने सारी डेफिनेशन एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किए गए काम को दी है। एक्सटर्नल एजेंट कौन होता है? हमने उठा के यहां से यहां पहुंचा दिया, तो हमने जो काम किया उससे लेके लिंक्ड किए गए हैं। तो जब हम कहते हैं हमने नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया, तो वो एक्सटर्नल थोड़ी है, उसने तो खुद ही बुला लिया, आओ मेरे पास, इसलिए माइनस एफ कंजर्वेटिव। खैर, बात को पकड़ पाए होंगे। और अब दो मासेस अगर हैं तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। तो हम यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको याद कर लीजिए, उसी तरह निकाल सकते हैं। U इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। बहुत ही सुंदर सरल फॉर्मूला। अगर ये दो मासेस की जगह 4 मास हैं, 3 मास हैं, 5 मास हैं, तो सबके जोड़े हमको बनाने पड़ते हैं। अभी हम देखेंगे। खैर, इसकी बात कंप्लीट कर लें पहले। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U की बात कर रहे थे, माइनस जी एम अपॉन ई इंटू m2 भी लिख सकते हो। ये क्या है? दिस इज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी m1 अपॉन आर, और m2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ द बॉडी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये मास ऑफ द बॉडी। ये एक हमारी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी तो स्केलर ही होती है। और इसका डायमेंशन एनर्जी वाला ml स्क्वायर t माइनस 2।
बात खत्म हो जाती है। अब जैसे मैंने बोला कि मान लो कई सारे मासेस हैं, यहां पर शायद कितने मास हैं, 4 मास हैं, तो 4 मास में कुछ नहीं, 1 2 3 4, इस तरीके से मान लीजिए इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो सबकी जोड़ मारो, पेयर बना के जोड़े, तो ये मान लो डिस्टेंस है, तो इसको R1 लिख दो, R23 लिख दो, ये R34 लिख दो, इसको हम लिख देंगे 1 से 4 तक की दूरी, तो R12 लिख दिया। तो यहां पर देखिए माइनस जी सब में कॉमन आता है, सबके पेयर बनेंगे, और 4 3 तो 4 3 लिख दो, या 3 4 लिख दो, मैग्नीट्यूड ही है, वेक्टर यहां इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये 3 4 या 4 3 एक ही बात होती है। सबके पेयर बना लेते हैं हम लोग, सबके पेयर बनने चाहिए सब, क्योंकि इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके बीच होगी, इसके बीच होगी, इनके बीच होगी, इनके बीच होगी, इनके बीच होगी, और ये बहुत टेक्निक इजी होती है, अभी सवाल करेंगे तो दिखाएंगे, कोई मिस नहीं करेंगे। तो अगर यहां पर n सिस्टम है, n मासेस हैं, तो n मासेस में इतने पेयर बनते हैं, n इंटू n माइनस 1/2, ये जो पेयर है 1 2 3 4, जैसे यहां पर 4 मासेस थे तो n की वैल्यू 4 लिख दो, 4 इंटू 3 12/2 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इस तरीके से बातों को पकड़ सकते हैं। तो एक कदम और आगे चलते हैं और उस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं, जिससे हमें समझने में ज्यादा मदद मिले। तो 3 masses of 1 kilogram, 2 kilogram and 3 kilogram are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1। बहुत ज्यादा पूछा पाछा जाता है ये सब। तो ये 1 किलोग्राम यहां है, 2 किलोग्राम बेटा यहां है, और 3 किलोग्राम यहां है, बीच का डिस्टेंस 1 मीटर था, जैसा हम जानते पहचानते हैं। तो 3 के बीच में देखिए कैसे है, अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी है, माइनस लिखिए जी, और पहले से शुरू कीजिए, जो मैं टेक्निक इस्तेमाल करता हूं, 3 हो 4 हो 5 हो, 5 आता नहीं है, ज्यादा ज्यादा 4 आएगा। तो आपने पकड़ा m1, तो लिखा 3 के बारे में, m1 m2 m2 R12, फिर m1 का किससे बनेगा, 3 से बनेगा। ये रहा m1 से बनने वाले जोड़े पक्के, ये 3 अगर मान लो ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है बेटा, तो m1 से m2 का बनाओ, m1 से m3 का बनाओ, m1 का खेल खत्म, सबका जोड़ा बन गया। अब इसके बाद वाला m2 पकड़ लो, m2 से m3 का जोड़ा बनाओ, ठीक। अब हम m2 का m1 से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम बना चुके हैं m2 का m1, तो नहीं लेना, केवल आगे बढ़ते रहना है बस। m2 का m3 से बन गया कंप्लीट, m3 का m1 से बनने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी m1 m3 मौजूद है, हो गए पेयर। कभी कोई पेयर चूकेगा नहीं आपका, अगर आप मेरी बात शांति से समझ पाए हैं तो। ये देखिए एक फॉर्मूला टाइप हो गया, सारी वैल्यू ठोंक दीजिए इसके अंदर, तो ये रही -6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास m1 m2, तो 3 इंटू 2/1 प्लस 3 इंटू 1/1 प्लस 2 इंटू 1/1। कुछ और तो नहीं लिख गए, m1 कितना था भैया, 1 था, उल्टा लिख गए, तो आप घबरा ना जाएं। और m3 3 था, m2 था 2, और ये था 3, ये तो पहले लिखा। m1 m2 कितना था, m1 m2 1 इंटू 2 था, 1 इंटू 2/1। तो ये देखिए 1 इंटू 2 वगैरह वगैरह, आप समझ पाए होंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए 2 आ गया, 3 आ गया और 6 आ गया, 6 3 9 2 11, -6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 11, वैल्यू क्या बनी, -7.337 इंटू 10 की पावर बेटा -10 जूल। बात खत्म, इसमें कोई भी समस्या क्यों होगी, नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। इसको नोट करिए। फिर एक सवाल और लेते हैं, जिससे हमें क्लैरिटी 2 कदम और अच्छी मिल जाए। नोट कर लिया होगा इतनी देर में, पॉज वॉज करके। अगली बात देखते हैं, 3 particles of masses m, 2m, 4m are placed at the corner of a equilateral triangle of side A। वही सवाल, उस जैसा ही सवाल लग रहा है। ये A का डिस्टेंस है, और A B C, A पर कितना है, m है, B पर 2m है, यहां आपका 4m है, बढ़िया है।
कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सिस्टम, इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हमने देखा था, मैं सीधे लिख रहा हूं, हम लोग इतना जान पहचान चुके हैं, जी ले लो कॉमन, और पेयर, ये इसको 1 मान लेते हैं, 1 2 3, आपको कंफ्यूजन हो, M1 M2 फिर M1 M3, तो M1 M2 है M इंटू 2M अपॉन A, प्लस M1 इंटू M3 M इंटू 4M अपॉन A। अब M1 के जोड़े कंप्लीट, M2 पे आ जाइए, तो M2 इंटू M3 2M इंटू 4M अपॉन A, और उसके बाद M2 के बाद M3 का तो सबसे हो ही चुका था, बात हो गई खत्म, क्योंकि 3 में 3 ही पेयर बनते हैं। अब इसको A भी कॉमन ले लो और M स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो GM स्क्वायर अपॉन A, 2 + 4 + 8, 8 2 10 2 12, 12 8 4 12 2 14, 14, तो माइनस 14 GM स्क्वायर अपॉन A। ये आपका पहले का आंसर भाई आ चुका है। देखिए कितना आसान है। आगे, द वर्क डन ऑन द सिस्टम इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज चेंज्ड फ्रॉम A to 2A। अब ये A की जगह हमने क्या किया है, इसकी साइड बढ़ा दी है। मतलब क्या किया है, आपको फोटो बना दें तो आप ज्यादा आनंद ले पाएंगे। यहां पर हमने ये 2A कर दिया और कुछ नहीं किया, बाकी सब वैसा ही है, 4M और यहां M था और यहां शायद 2M था। ठीक है, ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 पर है, assume the potential energy to be 0 when the separation is infinity। ये रेफरेंस पॉइंट होता है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी शून्य मान के ही काम कर रहे हैं। तो ये बात ऑब्वियस है, समझ में आई। अब इसका जब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे बेटा, देखो तो यहां पर मैं इसको U डैश लिख देता हूं, पूरा फॉर्मूला आपको चलिए लिख देते हैं, लेकिन समझ लो अगर, तो यहां देखिए सब पेयरिंग तो वही है M1 M2, लेकिन यहां क्या आ रहा है 2A, क्योंकि डिस्टेंस 2A कर दिए। सब देखो है तो कॉन्फ़िगरेशन वही, लेकिन डिस्टेंस में परिवर्तन कर दिया गया है। तो यहां से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो फाइनल आंसर आएगा इसमें 2 एडिशनल है नीचे, तो इसका आधा आ जाएगा। आप देखो ना, इसका आधा आया कि नहीं आया, 2 से डिवाइड, जितना आ रहा 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू क्या आई, -7 GM स्क्वायर अपॉन A। समझ तो गए होगे, इतने तो नादान नहीं आप। 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये पूछ रहे हैं वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा, ये तो मेरा इस समय का पोटेंशियल एनर्जी विच इज, इसको इनिशियल कह सकते हो, इसको फाइनल में लिख देता हूं इनिशियल, और तुम हटो, और ये मैं कह देता हूं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का। तो वर्क डन क्या रहा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, घटा मारो, -7 GM स्क्वायर अपॉन A माइनस G14 GM स्क्वायर अपॉन A, और घटाने के बाद ये प्लस का आ जाएगा, तो 14 में से 7 गया 7, तो 7 GM स्क्वायर अपॉन A। ये देखिए आपका आंसर आ गया है। तो इसको इस तरीके से आराम से आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को आसानी से पकड़ पाए होंगे। बहुत सरल, वेरी सिंपल। तो आप नोट कर लीजिए, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसे कुछ कंडीशंस आपको बता दें, किसी भी तरह का कुछ मामला हो तो आप हैंडल कर पाए और सवाल भी कर ले। ये देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इस तरह से चीजें आपके सामने क्लियर हो जाती हैं। आगे की बात करते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस में क्या कहानी बन जाती है उसकी भी चर्चा कर लें, पूरी चीज कंप्लीट करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी कितनी होएगी। आहा, तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लेस है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई,
U इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, मास ऑफ अर्थ इस पिद्दिकड़ी का मास, और बाकी बातें जानते हैं आप। तो ये U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर हो गया। अब देखिए, इफ द बॉडी ऑफ मास m इज मूव फ्रॉम ए पॉइंट a distance RA to a point at s distance RB, जहां RA हमारा RB से ज्यादा है, तो वहां पर चेंज इन पोटेंशियल भाई वही U फाइनल माइनस U इनिशियल करना है। तो ये डेल्टा U हो गया GMM 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। अब आप ये सोच सकते हैं कि RB तो फाइनल पॉइंट था, तो उल्टा घटा है। देखिए माइनस को अंदर इसने मल्टीप्लाई कर दिया है। समझ पा रहे हो ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करते हो, फाइनल में तो आरबी आता है, तो आरबी बाद में है, पहले होना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। आप बाहर ले लोगे तो आरबी माइनस आर ए लिख दोगे, बात खत्म, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर आप सेंटर पे पहुंच गए अर्थ की, फिर क्या, यू सेंटर कितना है, -3/2 GMM अपॉन आर। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस बात को आप पकड़ के रखें, इंफिनिटी पर शून्य मानी है, तो सेंटर पर 0 मत लिख देना तुम, है ना, ये होगी सेंटर पर, इसको ध्यान रखना। एक कदम और आगे चलते हैं। यहां देखिए, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से आप पॉइंट H ऊपर ले रहे हो, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, mgh 1 प्लस h अपॉन आर, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और आप नॉर्मली, हम लोग का क्या होता है, जो हाइट होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है रेडियस ऑफ अर्थ से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस h बाई आर को छोड़ देते हैं जब h स्मॉल h बहुत छोटा हो, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, mgh, क्योंकि नीचे तो 1 ही रह जाएगा ना। देखो, अगर आप u लिख रहे हो और यहां आपका h इज वेरी वेरी लेस देन r, इसको नेग्लिजिबल कर दो, तो डेल्टा u क्या हुआ, mgh अपॉन 1, mgh। यही हम काफी सालों से, शायद 9th क्लास या उससे पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ के सरफेस से ऊपर उठाएंगे तो mgh पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब है कि डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर, और वही रेफरेंस पॉइंट बदल दें कि यहां की एनर्जी 0 मान लें, तो जितना ऊपर ले जाओगे उसमें इतना एडिशन है mgh के बराबर। ठीक, अगर h हमारा r के रिस्पेक्ट में काफी कम है, तो ये बात आप समझ पाए होंगे, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अबव द अर्थ सरफेस। ये भी बात मैंने आपको क्लियर कर दी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बात वही रिपीट की है, x लिख दिया है उसी जगह, h की जगह x होगा तो आप x लिख देना, कौन बड़ी बात। चलिए कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं, तभी मजा आता है, वरना तो थ्योरी तो आप समझ ही रहे हैं। द मास ऑफ द अर्थ इज दिस वन kg, द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन पता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ एंड मून सिस्टम इतना है, डिटरमाइन द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, हम ये जानते थे फॉर्मूला होता है -GMM अपॉन आर, ये कह रहे हैं आर बताओ, तो ये रहा u, वैल्यू पुट करो -6.67 इंटू 10 की पावर -11, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg मून का मास दिया है क्या, द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और फिर आप मून का मास पकड़ लीजिए, दिया नहीं है, वो मून का मास आपको लेना पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें, 7.4 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन 7.79 इंटू 10 की पावर 28। क्वेश्चन में दिया होगा, याद थोड़ी करेंगे, मून का मास याद हो तो अच्छा है, वैसे 3.8, आप लोग याद करने माहिर हैं, इतना मीटर आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं था, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, नोट कर लीजिए। अगला कदम बढ़ा लेते हैं अगले न्यूमेरिकल के लिए, आइए, जिससे हम ज्यादा क्लैरिटी को ले पाए। तो ए बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 10 r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इससे इन्होंने कहां ले गए, h बराबर 10 r हाइट को रेज किया किसी बॉडी को, where r is the radius of the earth, find the increase in potential energy,
बाकी सारी कहानी रामायण लिखी है। अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था डेल्टा यू, वो क्या था, एम जी एच अपॉन 1+h/r। ये फॉर्मूला यही तो था कि अर्थ की सरफेस से ऊपर ले जाए h डिस्टेंस तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। बस हो गया काम। चेंज ही तो होगी, बढ़ेगी, इन्फिनिटी चले जाएंगे सबसे ज्यादा हो जाएगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है क्योंकि माइनस में चलती है ना, इसलिए। अब यहां पर वैल्यू डालने की कोशिश कर दीजिए। एम जी लिख दिया, एच हमको दे रखा है 10r जी, 1+10r अपॉन r, तो ये r से r कट गया, ये हो गया 10 mgr अपॉन 11। ये आपका आंसर आ चुका है। तो क्या रेडियस, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, बिल्कुल ठीक है। मास भी गिवन है, ये आंसर है आपका। सब कुछ नोन क्वांटिटी है, आंसर है। कई बुक्स में क्या करते हैं, इसकी जगह जो लिखते हैं वो वैल्यू कुछ और लिखते हैं, वो भी समझा देते हैं, क्योंकि स्मॉल जी को आप लिख सकते हैं जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जैसे आप कंफ्यूज ना हो। इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो 10/11 m इंटू जीएम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। हो सकता है ये ऑप्शन ना दिखे, ये ऑप्शन दिख जाए आपको, तो यहां से इस आर को इस स्क्वायर से काट दीजिए। क्या वैल्यू हुई, 10 GMM अपॉन आर। 11 कहा गया, ये आंसर रहा। ये आंसर भी सही है, आपके चॉइसेस में जो मैच करेगा वो लिखेंगे आप। लेकिन देखिए कितने आसानी से ये सब हो जाता है बिना किसी लोड के, तो इसको आप नोट कर पाए होंगे। अगला सवाल फिर बनाते हैं, आइए। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे, पॉज करने का इतना वक्त तो काफी मिल जाता है अपने को। तो अगले सवाल पे आते हैं। फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू ए हाइट nr। ये वैसे ही सवाल है बच्चों। यहां कह रहा है कि nr बढ़ा दिए, हाइट तो है तो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, r है रेडियस ऑफ द अर्थ। अरे इसमें क्या है, mgh फॉर्मूला तो पढ़ा था ना, लगा दो। mg लिखो, h की वैल्यू ये बोल रहे हैं nr लिखनी है, लिख देंगे ना, nr अपॉन r, कट पट और वैल्यू क्या बची, nmgr और नीचे n+1। दिस इज द आंसर। देखिए आप झाम में पढ़ने कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पकड़ा, खत्म खेल। खैर अब बिल्कुल आपके एग्जाम में आने को तैयार। अब आज का हम लोग आखिरी सवाल करने जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने अब तक। आज का लास्ट क्वेश्चन, पूरा टॉपिक काफी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं पावर पैक तरीके से, समय बिना बर्बाद किए हुए। आप ध्यान दीजिए, बातचीत या फर्जी टॉक्स में समय जाया बिल्कुल नहीं। आपको डॉक्टर बनना है और मुझे इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन चाहिए और करना है सपोर्ट आपको। खैर तो आगे देखते हैं ना। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h टू r, यहां से ड्रॉप किया गया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां पर कहां से हाइट की 2r, ये h की वैल्यू भाई साहब 2r थी, यहां से ड्रॉप किया गया है सरफेस ऑफ द अर्थ पर। फाइंड द स्पीड विद विच इट विल कोलाइड विद द ग्राउंड। यहां जब आके टकराएगा तो इस समय इसकी स्पीड क्या होगी, बाई नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एयर वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ और मास इसका m है। हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। भाई यहां से यहां गिरा तो कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। यहां तो कोई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, यहां तो कोई काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो थी mgh अपॉन 1+h/r। इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस, वही तो काइनेटिक में चेंज हुई है। तो मैं हाफ mv² कर देता हूं, यहां वाली एनर्जी और यहां इन दोनों का डिफरेंस ये, और इसी के बराबर ये रहा होगा। वहीं से गेन किया गया है। m से m दो बेटा काट, h की वैल्यू दे रखी है 2r, तो मैं यहां इसको एक स्टेप बढ़ा देता हूं और h की जगह मैं लिखूंगा 2r। सब बहुत ही पिद्दिकड़ी मामला है, प्यार से बस हैंडल करो। तो ये हो गया हाफ v² बराबर 2gr, और ये क्या हो, 2+1 यानी 3 निकालना था v², तो ये रहा 4gh अपॉन
3, यानी v कितना रहा आपको, v रहा, रूट लोगे तो 2 बाहर चला जाए, 2gr अपॉन रूट लगाओ 3, ये आंसर है। अब कई बुक्स में ये बिल्कुल सही आंसर है, स्मॉल जी पता रहता है, कैपिटल आर शायद दिया था। अगर आप चाहें तो कैपिटल जी के फॉर्म में भी आंसर कर सकते हैं। करना क्या होगा, वही gm अपॉन आर स्क्वायर को इसमें पुट करना होगा। तो मैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि आप लोग जब किताब पढ़ते हैं कई बच्चे नहीं ध्यान दे पाते, सोचते हैं पता नहीं क्या कर दिया सर ने। तो स्मॉल जी की जगह मैं लिख रहा हूं gm अपॉन आर स्क्वायर, और ये रहा r अपॉन 3। तो यहां से ये r से इस r स्क्वायर को काट दिया है, 2 बचा है, gm बचा है ऊपर और नीचे 3r बचा है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, जो भी आप ऑप्शन में मिल जाए वही करेक्ट है। तो इसको भी आप नोट कर ले, जिससे कुल मिला के मजा आए। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, पूरी बात आ जाएगी, आ गई शायद, इसको आप नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। तो बेटा, जैसा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान शब्दों में समझ में आए, लेक्चर देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल्स निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपके लिए टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में बेटा, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है अरविंद एकेडमी नीट के नाम से, उसका आपको लिंक दिया है, क्लिक करके आप शामिल हो सकते हैं, वहां पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।